सफ़ीर शाह सुर्ख निगाहें लिए बैठा था। निगाहें फ़ोन पर थी जहाँ माह के नंबर से मैसेज दिख रहा था जिसमें सिर्फ उसका नाम लिखा गया था। वो इस जगह के बहुत करीब थे और वहीं बाहर ही रुके थे। मुझे अंदर जाने दे भाई, वो एक बार फिर बोला। खामोश रहो, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। उन्होंने वहां से गाड़ी को निकलते देखा था। उस इंसान सड़कों पर सिर्फ एक वो गाड़ी थी। वो मुहतात हुए और बेहजाद शाह को हाजिब मिर्ज़ा ने भी ग्रीन सिग्नल दिया। उसने इस गाड़ी को फॉलो किया था और थोड़ी दूर जाते ही उस गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी। सुबह के 5:30 हो रहे थे। सफ़ीर की गोद में वो सर रखे होशो खुद से बेगाना थी। चेहरे पर थप्पड़ों के निशान और होंठ से खून निकलकर सूख चुका था। सफीशा खामोश बैठा था, बिल्कुल खामोश। वो हस्पताल जा रहे थे। वो मुसलसल माह को देख रहा था लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया था। हस्पताल में माह को दाखिल करवाने से लेकर उसकी दवाएं सब बेहसाद ने किया था। सवीर तो बस साकत सा वहाँ कुर्सी पर बैठा था और जो डॉक्टर ने बेहसाद को बताया था उसे सुनते वो बस सफीशा को देखता रह गया था जो अब भी कुछ नहीं बोला था। बेहसाद उसके साथ आ बैठा। हाजिब भी पहुंच गया। शाह, बेहसाद उसे साथ बैठने को कहा जबकि सफ़ीर अब भी अपनी खाली हथेली को देख रहा था। यही बताना चाहते हैं ना कि मैंने अपनी पहली औलाद को खो दिया। वो सबसे बोलता बेहसाद शाह का दिल तड़पा गया था। ये सब रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी थी, ऐसा होना लिखा था। हाँ, अगर वो मेरी बात के खिलाफ ना जाती तो। बेसात ने उसे साथ लगाते उसकी बातों उसके बालों को छेड़ा, उसे पुरसुकून करना चाहा। माह को दवा दिलवाते वो उसे वापस ही ले आए थे कि घर से बाहर उसे बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे। सफ़ीर उसे कमरे में लाता खुद भी कुछ कहे बगैर दरवाज़ा बंद कर गया तो बेहजाद ने गहरा सांस भरा। आगे क्या करना है? हाजिब ने इस्तफार किया। अशरफ फैज़ कहाँ है? हमारी हिरासत में, उससे मुलाकात करते हैं। अब मौत उसकी आ गई है। कल सुबह पाशा की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। उसे हम नहीं, हुकूमत खुद मारेगी। ठीक है, हाजिब ने सर हिलाया। अब आराम करो मिर्ज़ा, जाओ। हाजिब ने मुड़कर सफ़ीर के कमरे के दरवाजे को देखा। वो ठीक हो जाएगा। हाजिब उठ खड़ा हुआ। मिर्ज़ा, बेहज़ाद ने कुछ कहना चाहा। खुद से ज़्यादा हिफाजत करूँगा मैं उसकी, बेफिक्र रहो, वो बोला तो बेहज़ाद शाह मुस्कुरा दिया। हाजिब घर चला गया जबकि बेहज़ाद अपने कमरे की तरफ। वो पुरसकून था कि सफ़ीर पुरसकून था और माहा महफूज थी। तो लेटे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसका फ़ोन तेज़ी से बजने लगे। घड़ी सुबह के 4:30 बजा रही थी। वो सुबह के लिए उठ गया और नंबर देखा। वो किसी कंपनी का था। उसने नमाज अदा की और बाहर निकलने लगा जब फिर से उसी नंबर से कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम, बेहज़ाद शाह हियर। वालेकुम अस्सलाम सर, न्यू टीवी प्रिंटिंग प्रेस। जी कहें। उसके बाद बेहज़ाद शाह के गुस्से का ग्राफ बढ़ता चला गया था। सच शुक्र हाइफा सिकंदर उसके सामने नहीं थी, नहीं तो न जाने वो क्या कर बैठता। आज के अखबार नहीं जाएंगे। सर, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं शफीक साहब से बात कर लेता हूँ। अगर जाएंगे तो ये वाला सफ़ा हरगिज़ नहीं जाएगा। मैं आपका बेहद ममनून हूँ लगारी साहब, जो आपने मुझे मुतल्ला किया। वो बच्ची हैं, ऐसी हरकतें कर जाती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। सारे अखबारात में से वो सफ़ा हटा दें, सारे वर्कर्स को लगा दें। मैं सबको पे करने को तैयार हूँ। ठीक है शाह साहब, आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। उसके बाद बेहज़ाद ने शफ़ीकुर रहमान को फ़ोन किया था जिन्होंने सिरे से लाइल्मी इजहार की थी। गुस्सा उन्हें भी हाइफा पर आया था। हाइफा तो सुकून से सो भी ना पाई थी। उफ, उसने दुखती टांगों को ज़मीन पर मारा और बाहर निकल गई। बेहज़ाद ने सिकंदर साहब का फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है बेहज़ाद? जी अंकल। और फिर वो उन्हें सब बताता चला गया लेकिन उसने संजीदगी से कहा था कि हाइफा को मालूम ना हो। मैं रुखसती चाहता हूँ अंकल, वो बोला। रुखसती? हाइफा जो अभी आई थी ठट गई। जी अंकल, मेरे पास आ जाएंगी तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा इन्हें। ठीक है बरखुरदार, आप आ जाएं, वक्त निकाल कर सब डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, मिलते हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाबा जान, ये किसकी रुखसती की बात हो रही थी? हसन की, वो बोले तो हाइफा बताएं भी। आपकी। बेहज़ाद रुखसती चाहता है, और संजीदगी से बोले तो उसने आंखें मीची। इसका मतलब उसे पता चल गया है। क्या आज का अखबार अब तक नहीं आया? आ गया है, मेज़ पर पड़ा है। सिकंदर साहब कहते बाहर निकल गए तो वो फ़ौरन मेज़ तक आए। लेकिन इस अखबार में कुछ ऐसा नहीं था। इसने थूक निकला। यानी बेहज़ाद को मालूम हो गया था और हटा दिया गया था। बाहर आए।
उसके हाथ में पकड़े फ़ोन की मैसेज टून बजी तो वो मुतवज्जा हुई। फिर चादर ओढ़ती बाहर निकली कि अब सामना तो करना ही था। उसकी गाड़ी देखती वो खामोशी से अंदर बैठ गई तो behzad वहाँ से गाड़ी ले गया कि वो हाइफा के मोहल्ले में कभी बात नहीं करते थे। गाड़ी रोकते behzad की स्टेयरिंग पर गिरफ्त देखते हाइफा का दिल सहमा। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? वो धाड़ा तो हाइफ अपनी जगह से उछली। आपको अंदाज़ा है आपने क्या किया है? मैंने आपकी हर गलती नज़रअंदाज की है हाइफा। इस गलती पर मैं आपको क्या सज़ा दूँ मुझे बताएं। आप दुनिया के सामने आना चाहती थी बेसाद शाह की बीवी की हैसियत से, लेकिन आपने सोचा है इसके अलावा आप एक सनफ़े नाज़ुक की हैसियत से लोगों की निगाहों का मरकज़ होती। मेरे हज़ार दुश्मन हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही? मैं एक डिज़ाइनर ही नहीं हूँ, बस ऐसा शख्स हूँ जिसकी एक गलती की ताक में दुनिया बैठी है। आप मेरी कमज़ोरी हैं और इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। यही वजह है इतनी देर से इस रिश्ते को मख्फ़ी रखने की, लेकिन आपको मेरे खिलाफ़ जाकर ही सब करना है। तो चलें, उठाएं अपना फ़ोन, वीडियो बनाएं और देखें अपने चैनल को। इसकी आवाज़ से हाइफा सहम कर बैठी थी, आंसू झोली में गिर रहे थे। मेहजाद ने गहरा सांस भरा और गाड़ी चलाते उसके घर के आगे रोकी। हाइफा ने कुछ कहना चाहा। आप रुखती चाहती थी ना, तो तैयारी करें, क्योंकि शायद आप मेरे पास आकर ही मेरी बातों को समझ पाएंगी। लेकिन याद रखें, रिश्ते की नज़ाकतों को समझ कर आइएगा, जिसके लिए मैंने सब्र किया था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने हालात ऐसे बना दिए हैं। मेहजाद, इस वक्त मुझे कोई भी लफ्ज़ आपसे नहीं सुनना हाइफा, जाएं। वो बोला तो हाइफा रोती अंदर चली गई। हासिब थका हुआ घर आया था। घर में खामोशी का राज था। वो अपने कमरे में चला गया। भूख लगी थी, लेकिन इस वक्त थकावट और नींद का गलबा था, इसलिए फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो दरवाजे पर खड़ी थी और इस थकावट में भी मुस्कुरा दिया। आ जाओ। माही कैसी हैं? हासिब घर में फ़ोन करके बता चुका था कि वो मिल गई है। ठीक है। कुछ खाएंगे? अभी तक सोई क्यों नहीं? आप बाहर थे ना? हासिब मिर्ज़ा को इसकी ये बात बेहद पसंद थी कि वो जिद दिल में होता था बोल देते थे। तुम्हें कुछ बनाना आता है? हासिब ने शरारत से पूछा। अम्मी ने खाना बनाया है, मैं गर्म कर सकती हूँ। हाँ, और अंडा ब्रेड भी बना सकती हूँ, चाय भी और जूस भी। और तो चलें, आज आपके हाथ का खाना खाते हैं। हासिब बोला तो वो फर्श से हलाती बाहर निकल गई। अब क्या खाएंगे जल्दी से बताएं। पहले दुपट्टा लेकर आओ। हासिब ने फ़ोन पर झुके ही कहा तो वो दुपट्टा लेने चली गई। फिर हासिब के कहने पर खाना गर्म करके देते हुए जाने लगी। बैठ जाओ, मुझे नींद आ रही है, वो संजीदगी से बोली तो हासिब को एहसास हुआ कि ये उसकी नाराज़गी जताने का अंदाज़ था, लेकिन इन सब में भी उसने फ़िक्र नहीं छोड़ी थी उसकी। वो जाने के लिए उठी तो हासिब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। आप कुछ दिनों में वापस चली जाएंगे। फरी तो उसके आप और तुम में ही उलझी रहती थी। फरी ने सर हिलाया। खुश हो? जवाब अब भी सर हिला कर ही दिया गया था। मुझसे दूर जाने पर खुश हो? तुम तो कहती थी हाजिब से शादी करूंगी, अब नहीं करूंगी। वो बोली तो हाजिब की पकड़ चमच पर सख्त हुई। लेकिन अब हाजिब मिर्ज़ा पीछे नहीं हटेगा। हाजिब ने संजीदगी से कहा तो फरी ने सर नहीं उठाया। देखो यहाँ, कल आप मुझ पर चिल्लाए थे क्योंकि गलती तुम्हारी थी। कितना नुकसान हो सकता था जानती हो। मैं बस उनकी मदद। औरत के लिए कुछ हदबंदियाँ इसी की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। इनको पाबंदियों का नाम देकर खुदारा अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर हम पर जुल्म नहीं करें। फरी खामोश रही। आप शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द, हासिब ने गहरा सांस भरते कहा। और मैं कब जा रही हूँ? मुझे खाना खाने दो। वो बोला तो फरी उठ खड़ी हुई। मैंने खामोश रहने का कहा है, जाने का नहीं। हासिब बोला तो फरी ने उसे घूरा और वहीं बैठ गई। चाय बना लाऊं? कमरे में जा रहा हूँ, वो उठ गया। चाय बनाओ लाओ। पीछे फरी ने हाथ नचाते उसकी नकल उतारी थी और बर्तन सिंक में पट गए थे। फिर चाय बनाते उसके कमरे में गई। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था और कमरे से मुंसलिक बालकनी में खड़ा था। ये ले। हासिब ने चाय पकड़ ली तो वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हासिब ने मुसलसल उसकी निगाहें खुद पर महसूस करते कॉल काट दी। मैं भी आपकी तरह जल्द शादी कर लूँगी, वो इतराते बोली थी। अच्छा, हासिब महफूज हुआ था। आपसे अच्छा और हैंडसम शोहर ढूंढोगे। अच्छा, और कुछ? तुम्हारी बिल्ली कल आ जाएगी। हासिब उसे देखता बोला था। मुझे नहीं चाहिए अब। वो खड़ी वहाँ से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा गई तो हासिब उसके सामने जा खड़ा हुआ। मलाइका से मिलना चाहोगी? वो संजीदगी से बोला। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी महबूबा से मिलने में, वो आंसुओं को हलक में उतारती बोली थी। सो जाओ। वो बाहर निकल गई। आई हेट यू, मैं यहाँ से जाने के बाद आपको कभी याद नहीं करूँगी। वो दरवाजे के पास जाते चिल्लाई थी और फिर बाहर निकल गई।
हाजिब की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सुबह उठते वो नीचे आया। आज उसे लेट जाना था। लाउंज से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो मुस्कुरा दिया। जानता था वो किसकी आवाज़ है और किस वजह से। वो बाकी के जीने भी तय कर गया। लाउंज में ही वो छोटी सी बिल्ली के बच्चे को पकड़े यहाँ से वहाँ घूम रही थी। क्या तुम्हें कुकू नाम पसंद है, प्यारी कुकू? तुम कितनी प्यारी हो, वो उसे अपने साथ लगाते मुसलसल मुस्कुरा रहे थे और हाजिब मिर्ज़ा पल में पुरसुकून हुआ था। सकीना बेगम वहीं बैठी सब्जी बनाती उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आपने कहा था आपको बिल्ली नहीं चाहिए। अब हाजिब सकीना बेगम के साथ बैठता उसे देखते बोला, मैं आपको इसकी कीमत अदा कर दूंगी। अभी मुझे चाहिए। आप इतने गरीब हो गए हैं कि आपको अभी ही पैसे चाहिए? वो होंक बनी उसे देख रही थी जबकि सकीना बेगम ने हाजिब के सर पर चपट लगाई थी। बिल्कुल मेरे भाई दे देंगे। नहीं, वो भी बहुत गरीब है। वो कैसे देंगे? हासिब फिर से बोला तो सकीना बेगम मुस्कुरा दी। अम्मी दे देंगी मेरी। वो फ़ौरन सकीना बेगम की दूसरी तरफ बैठती उनके गाल को चूमती बोली थी, हरगिज़ नहीं, मेरी अम्मी क्यों देंगी? ये मेरी अम्मी है। अम्मी आप ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? फरी कुकू को नीचे उतारती उनके गले में बाहें डालती बोली, अपनी गुड़िया से। सकीना बेगम बोली तो फरी ने जताते निगाहों से उसे देखा जबकि हाजिब मुस्कुरा दिया। नाश्ता बनाती हूँ। सकीना बेगम उठ खड़ी हुई तो फरी ने उसे देखा। मुझे भी दिखाओ अपनी कुकू, एक शर्त पर। क्या? मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। वक्त आने पर मैं पैसों की जगह कुछ और लूँगा आपसे। बोले, मंजूर है मैं आपकी कुकू वापस कर दूँ? मंजूर है, वो जल्दी से बोली थी। फिर गोद में अपनी नई बिल्ली के बच्चे को उठाती उसके पास बैठती उसके बारे में बताती चली गई जैसे वो न जाने कब से उसके पास हो। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तोहफ़ा है। हाजिब ने उसको देखा जो खुश थी। हाँ, ये उसकी ज़िंदगी का पहला तोहफ़ा था। बहुत से तोहफ़े आपके मुंतज़िर रहे होंगे, वो दिल में बोला। हाजिब का सारा ध्यान बिल्ली की नई बनने वाली माँ पर था जो उसे कह रही थी, मेरा बेबी। वो सर झटक कर रह गया। वहाँ की आंख दर्द के एहसास से खुली थी। उसने आंखें खोलते खुद को मन उसी जगह पर पाया तो आंखें आंसुओं से भर गई। चेहरा मोड़ते उस शख्स को देखते दिल में ठंडक उतरी थी। वो अपने घर थी, अपने शौहर के साथ जिसने उसे ढूंढ लिया था। नहीं तो वो न जाने। दर्द से उसके मुंह से सिसकी निकली तो सफ़ीर शाह की आंख खुली और उसे देखा। क्या हुआ? दर्द हो रही है? महा ने छत को देखते कहा तो सफ़ीर शाह ने डॉक्टर की बताई दवा उसे दी। महा ने उसके पास आना चाहा, अपनी जगह से आगे मत बढ़ना। वो बाजू से अपनी आंखें ढकता सख्त लहजे में बोला तो महा की सिसकियां बढ़ीं। वो कितनी ही देर रोती रही थी लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ था। सो जाओ, वो बोला तो बस इतना। लेकिन जब उसके आंसू ना रुके तो सफ़ीर शाह अपनी जगह से उठकर बालकनी में निकलता दरवाज़ा बंद कर गया। वो सिगरेट सुलगाया, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश में था। नहीं तो उसका बस चलता तो महा को सख्त से सख्त सज़ा देता। वो कितनी ही देर वहाँ रहा था, शायद उसके सोने के इंतज़ार में था। वो 1.5 घंटे बाद अंदर दाखिल हुआ तो वो सो गई थी। वो खामोशी से अपनी जगह पर लेट गया। अभी आंख लगी ही थी कि खुद पर किसी एहसास के तहत आंखें खोली। वो उसके सीने पर सर रखे नींद में थी। सफ़ीर शाह ने गहरा सांस भरते उसके बालों में उंगलियां फेरते उसके सर को चूमा। आपको इतनी जल्दी तो माफ़ी नहीं मिलेगी कि आप जान सके कि आपने अपने साथ मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। सफ़ीर शाह कहता आंखें मूंद गया जबकि अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। महा के जागने से पहले वो फ्रेश होने चला गया था। महा ने उठते उसे देखा जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शाह, फ्रेश होकर नाश्ता करो, दवा भी लेनी है। वो बोला तो बस इतना। महा बेड से उतरती छोटे छोटे कदम उठाती वॉशरूम में बंद हो गई तो सफ़ीर शाह ने गहरा सांस भरा। वो बाहर आई तो कुछ बेहतर लग रही थी। सफ़ीर शाह ने जूते पहनते उसकी रंगत देखी जो पीली पड़ी थी। चेहरे पर निशान अब भी थे। उसने होंठ पीछे। अशर फैज़ को तो वो बख्शने वाला हरगिज़ नहीं था। यहाँ आओ। उसने बाल बना लिए तो सफ़ीर शाह के कहने पर उसके पास आई। सफ़ीर ने साइड दरार से ट्यूब निकालते उसके सामने खड़े होते उसके चेहरे पर लगाई और होंठ पर लगाते उसकी सिसकी सुनते उसके माथे पे बूसा दिया। शाह, महा ने फिर कुछ कहना चाहा लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके बाल माथे से हटाता वो उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। कहीं और चोट आई है? महा ने पेट पर हाथ रखते सर झुका लिया तो सफ़ीर शाह झटके से दूर होता बाहर निकल गया। महा रोते बेड पर बैठ गई थी। फिर मुलाजमा के बुलाने पर वो दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती बाहर चली गई। बेजाद शाह ने उसके आने पर खड़े होते उसको पास बुलाया तो वो कदम कदम चलती उसके पास गई। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। सफ़ीर शाह ने सर तक न उठाया था और यही चीज़ महा के दिल को ठेस पहुँचा रही थी। एक बार फिर डॉक्टर को चेक करवाना है। शाह, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? मैं शाम में ले जाऊँगा चेकअप के लिए। मुझे आज ज़रूरी काम है। वो बोला तो महा ने भीगी आंखों से behज़ाद को देखा जिसने आंखों से तसल्ली देते सर पर हाथ रखा था। परेशानी की कोई बात नहीं है और ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, behज़ाद ने कहा तो वो सर हिलाती अपनी जगह पर बैठ गई।
شاہ ماہ کی پلیٹ بناؤ، وہ کافی سمجھدار ہیں بھائی، سب کر سکتی ہیں، سفیر شاہ نے سر سے لہجے میں کہا تو بہزاد نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ ماہ نے اپنی پلیٹ اٹھاتے اس میں انڈا رکھا تھا۔ سفیر شاہ نے اپنے ہی گلاس میں جوس دوبارہ نکالا اور اس کے آگے رکھا اور اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ماہ کے حلق سے وہ انڈا بریڈ بالکل نہیں اتر رہے تھے۔ فیروزہ، سفیر کی آواز دینے پر ملازمہ فوراً آئی تھی۔ جی، فروٹس کاٹ کر لائیں اور تھوڑی دیر بعد سوپ دینا ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، سفیر نے ماہ کے آگے سے اس کی پلیٹ ہٹا دی تھی، جبکہ بہزاد مطمئن ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا سفیر ناراض ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سفیر شاہ فکر کرنا ناراضگی میں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ پیو اسے، اس نے ماہ کو گلاس تھمایا جو وہ پی گئی تھی۔ پھر ملازمہ نے اسے باؤل تھمایا تو وہ آہستگی سے کھانے لگی۔ دوا نکال کر رکھی ہے، وہی کھانی ہے، یہ چند الفاظ بولتے سفیر شاہ جا چکا تھا۔ بہزاد شاہ بھی اسے خیال رکھنے کا کہتا باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایوان پاشا کی بربادی دیکھ رہے تھے۔ اس کے خلاف سارے ثبوت منظر عام پر آ گئے تھے، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ بھائی، آپ وہاں نہیں جائیں گے، سفیر شاہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے، ایک آخری انسان اور انتقام پورا ہو جائے گا ہمارا۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کوئی بات نہیں مانوں گا میں تمہاری شاہ، اشرفیت سے حاضر نہیں، میں خود نمٹنا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں، اس کے تعاقب میں اب بھی ایوان پاشا ہے اور تمہیں صرف ماہ پر دھیان دینا ہے۔ میں واپسی پر رخصتی چاہتا ہوں حافی کی، اور فریق کو بھی اپنے پاس چاہتا ہوں۔ آپ جو بھی کہہ لیں بھائی، اشر کو میں خود ڈیل کروں گا۔ سفیر شاہ اپنی بات پر قائم رہا تو بہزاد نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن حاجب ساتھ ہوگا۔ لیکن کیوں؟ شاہ جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ فریق کب آئے گی بھائی؟ کیا آپ اس سے ملے ہیں؟ سفیر شاہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، سب اختتام پذیر ہونے کے بعد ملوں گا اپنی جان سے۔ اتنے سال گزارے ہیں اس کے بغیر، اب بھی دل صبر کیے بیٹھا ہے۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے احساسات محسوس کر سکتے تھے۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گے بھائی، ٹیم کے لوگ جا رہے ہیں شاہ، فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ سفیر اٹھ گیا۔ سیفی، جی بھائی، ماہ کا چیک اپ کراؤ اور نرمی سے پیش آؤ۔ جی بھائی، میں سمجھ گیا۔ وہ باہر نکل گیا تو بہزاد نے کال کرتے آگے کے معاملات ڈسکس کیے۔ حافی کی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کام سے جا رہا ہوں، بہزاد نے چیزیں سمیٹتے کہا۔ نہیں، آپ کسی کو مارنے جا رہے ہیں، میں نے بابا کو سنا ہے آپ سے بات کرتے۔ حائفہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تیاری کریں، آپ جو چیز چاہیے مجھے لسٹ بنا کر دیں۔ بہزاد میری، حائفہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، بہزاد سنجیدگی سے بولا۔ جبکہ حائفہ کی سسکیوں کی مدھم آواز سنتے وہ گہرا سانس بھر گیا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تبھی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ بہزاد، ہمیں شادی کا وینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ نسوانی آواز سنتے حائفہ کی سسکیاں بڑھی تھی۔ ادا، ابھی مجھے کام سے جانا ہے، اسے بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ حائفہ کی آواز گونجی تو بہزاد نے لمب بھیجے۔ کون ہے یہ؟ ادا فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بہزاد نے فون کان سے لگایا۔ بیوی، آپ سے بات میں بات کرتا ہوں، وہ کہتا کاٹ گیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ادا نے چیختے کہا۔ بالکل، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ادا نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ ہرگز نہیں، جو تم دوسرے لڑکیوں کے ساتھ کرتی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ لڑکیوں کو اپنے آوارہ دوستوں کی محبت میں گمراہ کرتی ہو تم، اور انہیں نشے پر لگاتے ہو تم سب، اور تمہارے باپ سے بہت سے حساب نکلتے تھے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور نہ تمہاری اس بیوی کو۔ ادا پاگل ہونے کے در پر تھی۔ وہ دروازہ ہے، باہر نکلو، بہزاد دھاڑا، جبکہ ادا تو اس کا گریبان تھامنا چاہ رہی تھی۔ بہزاد نے گارڈز کو بلایا تھا۔ یہ عورت اور اس کا باپ مجھے یہاں دوبارہ دکھنے نہیں چاہیے۔ جی سر۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ایوان پاشا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا تھا۔ مسلم لیگ ممالک اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فیروز جعفری کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور ابھی بہت سے سیاسی رہنماؤں کی سیٹیں لے لی گئی تھی۔ بہزاد کی رات کی فلائٹ تھی، اس نے حائفہ کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بات دھیان سے سنیں حائفہ، جب تک میں واپس نہیں آتا آپ گھر سے نہیں نکلیں گی، آفس نہیں جائیں گی۔ میں نے شفیق صاحب سے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ بہزاد نے کال کاٹ دی تو وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ آگے کیا ہونا تھا اس سے سب بے خبر تھے۔ اس دل پر مہر تیری ہے، تیری ہی رہے گی۔ وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ وہاں دور بیٹھے اس نے تاروں سے بھرا آسمان دیکھا۔ ایک آخری انسان، وہ اپنے فرض کی طرف ایک آخری قدم بڑھا دیتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بہزاد شاہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا مقصد ہے۔ وہ یہاں صرف اپنی ماں کی وجہ سے تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو بچانا اس نے اپنا مقصد بنا لیا۔
अपनी माँ जैसी कई औरतों को दरिंदों से बचाते वो बहुत आगे निकल गया था इस काम में। इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत में अपना किरदार अदा करना था, जो वो बखूबी कर रहा था। ऐवान पाशा वो शख्स था जो पाकिस्तान से बाहर बैठे ही पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कमज़ोर कर रहा था, गुमराह कर रहा था, और इन सब में हाथ पाकिस्तान के अपने कहने को मुअज़्ज़ज़ लोगों का था। उसने तैयारी मुकम्मल की। ऐवान पाशा को अब तक खबर ना हुई थी कि इन सब के पीछे कौन है, कि behzad ने हर काम में ही इतना मख्फी रहकर किया था। वो उठ खड़ा हुआ, चाहे नमाज बिछाई और नमाज अदा करते काफ़ी देर दुआ के लिए हाथ उठाए रखे, फिर चेहरे पर फेर कर उठ खड़ा हुआ, तैयारी मुकम्मल की और बाहर निकल गया। जबकि दूसरी तरफ सफ़ीर शाह अब घर में दाखिल हुआ था। उसने हाजिब के साथ अशर फैज़ की हालत ख़राब कर दी थी। वो उसे इस काबिल तो छोड़ आया था कि घुट घुट कर मरे। उसकी बीवी को बेचने की हिम्मत की गई थी। महा पहली लड़की नहीं थी। वो न जाने ये काम कब से कर रहा था। हर बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जो हो रहा था एक अरसा बुराई की मलकियत रही थी। हाँ, ये जारी रहनी थी क़यामत तक। लेकिन behzad शाह और सफ़ीर शाह और हाजिब मिर्ज़ा जैसे लोग इसके ख़िलाफ़ मुहाज़ लड़ते रहेंगे। वो बेहद थक गया था। behzad ने कॉल नहीं उठाई थी। वो जानता था काम मुकम्मल होने के बाद ही वो कॉल उठाएगा, इसलिए कमरे की तरफ चल पड़ा। माहा की पुश्त थी दरवाजे की तरफ। वो कपड़े निकालता फ्रेश होने चला गया। वापसी पर वो आकर अपनी जगह पर लेटा था। थक गए हैं? माहा की आवाज़ पर उसने आंखों से बाजू उठाया। जाग क्यों रही हो? दर्द है कहीं? माहा ने उसकी तरफ रुख करते सर हाँ में हिलाया। उसने रात को ही माह का चेकअप दोबारा से करवाया था और दवाएं तब्दील करवाई थी। कहाँ दर्द है? चलो हस्पताल। माह ने उसका हाथ थामते दिल के मुकाम पर रखा तो सफ़ीर शाह खामोश हो गया। ये दर्द तुम्हारा खुद का पाला है। वो हाथ हटा गया। मैंने भी वही दर्द बर्दाश्त नहीं, आपने वो दर्द बर्दाश्त नहीं किया जो मैंने किया है। आपने, आपकी ज़िद ने, आपकी खिलाफ वर्जी ने मुझसे मेरी पहली औलाद छीन ली। इसका मतलब समझती हैं आप? सफ़ीर शाह की सर्द आवाज़ गूंजी। वो मेरी भी औलाद थी शाह। महा तड़प गई। हाँ, लेकिन आपने हिफाजत नहीं की उसकी, सफ़ीर शाह बोला। मुझे नहीं पता था। महा उठकर बैठी और बाल कान के पीछे अड़से। मेरी बात के खिलाफ गई आप। वो लड़की, उस शख्स को अंजाम तक पहुंचा आया हूँ मैं, जो अब पुरसकून अंदाज में दिया था सफ़ीर ने। मार दिया, मौत के करीब छोड़ आया हूँ। इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए अशर फैज़ जैसे लोगों को, जो लोगों को अरसे तक तड़पाते रहे हो। सो जाओ, सफ़ीर शाह बोला तो महा खामोश हो गई। उसके लेटने पर सफ़ीर ने उसे हिसार में लिया तो वो और तेज़ आवाज़ में रोने लगी। सफ़ीर शाह ने उसे रोने दिया और कुछ देर में सो गई थी। हाजिब उन्हें बाहर लेकर जा रहा था आज, क्योंकि वो जानता था वो जल्द वापस जा रही है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन फिर भी वो ख़ास बनाना चाहता था सब। वो सकीना बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी तैयार हैं? हाँ चलो, फरी आ गई। वो तो आज न जाने किन तैयारियों में मसरूफ़ है। वो उनके पास आकर बैठ गया। खुश हो? अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, मुतमईन हूँ। मलाइका से कब मिलवा रहे हो? वो शरारत से बोली। बहू के घर होते हुए भी आप कैसे मेरी दूसरी शादी का भी से सोच सकती हैं? वो आंखों में शरारत लिए संजीदगी से बोला। सकीना बेगम ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ चढ़ा। वो अभी छोटी है बहुत हाजिब, वो संजीदा हूँ, तो हमें कुछ साल इंतज़ार। हरगिज़ नहीं अम्मी, अगर इसकी मोहब्बत बदल गई तो उसने किसी और को। कच्ची उम्र की मोहब्बतें दिल में सख्त हो जाती हैं मौत तक, और तुम उसकी कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बत हो। वो जितने अरसे से यहाँ है, तुम्हारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में वो सिर्फ तुम्हें ही डिस्कस करती है। उसने तुम्हें ख़ास बनाया है अपने दिल में, और उसके दिल के इस मुकाम पर कभी किसी की हुक्मरानी नहीं हो सकती अब क़यामत तक। वो मुतमईन हुआ। फिर मलाइका से मिल लेते हैं तब तक। वो बोला तो सकीना बेगम हंस पड़ी। उसका भी कहका बेसाख्ता था। जब फरी जो अंदर दाखिल होने लगी थी, उनकी बात सुनकर वहीं रुक गई। आंखें नम पानी से भर गई थी। वो किसी और से शादी? अब मैं अपने घर चली जाऊंगी, हाजिब को मुड़कर भी नहीं देखूंगी। वो आंसू साफ करती उठ गई। तब तक वो दोनों बाहर आ गए थे। चले, हाजिब ने उसे पूछा। आंखों को क्या हुआ? फरी ने उसके फ़ौरन पहचान लेने पर उसे शिकवा करती निगाहों से देखा। मस्कारा चला गया था, वो बोलती उससे पहले बाहर निकल गई तो वो गेट लॉक करता गाड़ी में जा बैठा। फड़ी, आगे बैठ जाओ मेरी जान, सकीना बेगम ने कहा। नहीं अम्मी, आप बैठे आगे, हासिफ ने माँ के एहतराम में कहा तो फरी के दिल पर मज़ीद वज़न आ पड़ा। वो सारे रास्ते बाहर देखती आई थी। कैसा लग रहा है? सकीना बेगम ने उसकी खामोशी को नोट करते इस्तफार के। अच्छा लग रहा है। मैं कहाँ रोज़ आती हूँ, जब चली जाऊँगी तो भाई मुझे रोज़ बाहर लेकर जाएंगे। वो बोली तो गाड़ी में खामोशी छा गई। हासिब मिर्ज़ा को खुद पर बेहद गुस्सा आया। बैक व्यू मिरर से उसे देखा, जो गुलाबी शलवार कमीज़ पहने दुपट्टा अच्छे से आगे फैलाए पोनी किए हुए थी।
आज फ़र्क ये था कि गाल पहले से ज़्यादा गुलाबी थे और लबों पर भी लिपस्टिक लगी थी। उसने सारा ध्यान सामने की तरफ लगाया और रेस्टोरेंट पहुंचते बाहर निकला और उन्हें अंदर ले गया। वो बेदिली से खाना खा रही थी। मुझे घर जाना है, उसने सामने मेज़ पर मौजूद लड़की का ध्यान हाजिब पर देखते कहा। अभी खाना खाओ फरी, हाजिब ने नरमी से कहा। क्यों खाऊं मैं खाना? मुझे अपने घर जाना है, अपने भाइयों के पास। आपने मुझे कैद कर दिया है अपने घर में। मैं तंग आ गई हूँ वहाँ सारा दिन बंद रहते। वो ऊंची आवाज़ में बोली थी जबकि लोग मतवज्जो हुए थे। फरीद शाह शट अप, हाजिब सख्ती से बोला। आप मेरे कुछ नहीं लगते, मुझसे इस लहजे में बात ना करें। मुझे मेरे घर छोड़ कर आए, सैफ़ी भाई से बात करवाएं मेरी। जब वो चुप ना हुई और लोग मतवज्जा होने लगे तो वो उठ खड़ा हुआ। चलो, हाजिम ने उसके बाजू को गिरफ्त में लिया और बिल पे करता बाहर निकला। क्या बकवास कर रही थी अंदर? यही कि मुझे मेरे घर जाना है। जब तुम्हारे भाई लेने आएंगे तब चली जाना, अभी खामोशी से गाड़ी में बैठो, हाजिब चिल्लाया था। हरगिज़ नहीं, मेरी सैफ़ी भाई से बात करवाएं। मुझे सख्ती पर मजबूर नहीं करो फराशा। फरी ने उसकी जेब से फ़ोन उचक कर निकाला और उसका पासवर्ड जो उसने खुद अपने नाम से महफूज किया था खोलते सफ़ेद शाह का नंबर डायल किया। रात के 11 बजे थे। हासिब ने उससे फ़ोन लेना चाहा तो वो पीछे कदम उठाने लगी। गिर जाओगी बेवकूफ़ लड़की। हासिब मिर्ज़ा का बस नहीं चल रहा था इस लड़की के साथ क्या करता। कॉल उठा ली गई थी शायद, क्योंकि वो हिचकियों से रोती सफ़ीर का नाम बार बार ले रही थी। भाई, सफ़ीर शाह की आंख अभी लगी थी कि हासिब की कॉल देखते कॉल उठाते अपनी जान से प्यारी बहन की आवाज़ सुनते वो झटके से उठ गया। वहाँ भी उठ गई थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, क्या हुआ? वो तड़प गया था उसके रोने पर। मुझे घर आना है प्लीज़। हाजिब उसके हाथ से फ़ोन ले चुका था। मैं माज़रत चाहता हूँ सफ़ीर, मैं हैंडल कर लूँगा, हाजिब तेज़ी से बोला था। अगर मुझे यहाँ से अभी लेने ना आए तो मैं फिर कभी घर नहीं आऊँगी सैफ़ी, वो वहीं से चिल्लाई थी। सफ़ीर शाह फ़ौरन जगह से उठा था। कहाँ पर हो हाजिब? सफ़ीर, तुम एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ। और तेज़ी से उठता जूता पहना गाड़ी की चाबियाँ थाम गया था। मैं भी आऊँ? नहीं, आराम करो, मैं आता हूँ, सफ़ीर कहता तेज़ी से बाहर निकल गया। तब तक फरी ने हाजिब की एक बात न मानी थी। वो वहीं गाड़ी के बाहर खड़ी रही थी। हाजिब उसके साथ खड़ा रहा था। क्या ये तुम्हें तंग कर रहा है? लड़कों की टोली पास से गुजरी तो उन्होंने फरी के साथ खड़े हाजिब को देखते कहा। बकवास बंद करो और निकलो। हाजिब ठाड़ा था। सकीना बेगम गाड़ी में ही बैठी थी। तू चुप कर, हमें लड़की से पूछ लेने दे, दूसरा लड़का बोला तो फरी तेज़ी से गाड़ी में बैठी थी, जबकि हाजिब ने गाड़ी से पिस्टल निकाला था जिसे देखते ही वो भाग गए थे। 15 मिनट में वो वहाँ पहुँच चुका था। फरी, उसने हाजिब की गाड़ी देखते ही बाहर निकलते उसे पुकारा था, जो अपने भाई की आवाज़ सुनते तेज़ी से गाड़ी से उतरी थी। भाई और उसके सीने से जा लगे थे। अब वो ज़ोरों से रो रही थी। क्या कहा है तुमने उसे हाजिब? सफ़ीर शाह ने सख्ती से इस्तफ़ार किया था। तुम मुझ पर शक कर रहे हो शाह? जो पूछा है वो बताओ, सफ़ीर फिर से गुस्से से बोला। अपनी बहन से ही पूछ लो कि ऐसा उसे मैंने क्या कह दिया कि उसने अंदर मेरा तमाशा बना दिया, हाजिब सख्त लहजे में बोला था। सकीना बेगम ने बाहर निकलते उन दोनों को गुस्से में देखा तो गोया, फरी अम्मी से मिलकर नहीं जाओगे? वो बोली तो फरी सफ़ीर से अलग होती तेज़ी से उनके वजूद का हिस्सा बन गई। उनका चेहरा हाथ में थामती गाल चूमने लगी। आई लव यू अम्मी, आप दुनिया की बेस्ट अम्मी है। वो शिद्दत से उनके गाल चूमती बोली तो सकीना बेगम मुस्कुरा दी, जबकि सफ़ीर शाह समझ गया था कि बेहसार शाह ने उनकी बहन को उस घर क्यों ठहराया था। अच्छा चलो जाओ अब। सकीना बेगम मज़ीद बदमज़गी नहीं चाहती थी उनके दरमियान, इसलिए बोली। वो सफ़ीर शाह के साथ जाकर वापस खड़ी हुई। अब मैं कभी आपके कैद खाने में नहीं आऊँगी, वो हाजिब को देखती बोली, जो उसे ही सट निगाहों से घूर रहा था। परी ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते रुख मोड़ लिया। सफ़ीर ने हाजिब को देखा, जिसका सारा ध्यान फरी पर था। फिर सकीना बेगम का खुदा हाफिज़ बोलता फरी को हिसार में लिए गाड़ी में आ बैठा। हाजिब भी गाड़ी में बैठ गया था और वो दोनों मुखालिफ सिमत चल पड़े थे। ये हमारा घर है, वो इश्तियाक से उस घर को देखती बोली। बिल्कुल, ये मेरी गुड़िया का घर है। सफ़ेद शाह उसे साथ लगाए उसके बालों को चूमता बोला था। माही भी है अंदर, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं उठाएंगे। ठीक है, फरी ने लबों पर उंगली रखते उसे चलने का इशारा किया तो वो अंदर दाखिल हुआ। वाह, वो हर चीज़ को सच्चाई से देख रही थी, जबकि सफ़ीर शाह की निगाहें तो उससे हट ही नहीं रही थी। कितने साल गुजारे थे उन्होंने उसकी याद पे, उसकी तड़प पे। वो बार बार उसका माथा चूम रहा था। भाई कहाँ है? उसने झटके से सर उठाते पूछा था। बस कल अपनी गुड़िया के पास होंगे वो, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, वो बोली तो सफ़ीर शाह तड़प गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, वो बोली तो सफ़ीर मुस्कुरा दिया। ये सब बहजादों से समझाता तो बेहतर था। आओ, मैं अपनी गुड़िया को उसका कमरा दिखाऊं। मेरा कमरा भी है, वो पुरजोशी से बोली थी।
بالकुल सबसे ख़ास कमरा वो उसे बहज़ाद के साथ वाले कमरे में ले आया जिसे कुछ देर पहले ही बहज़ाद ने सेट करवाया था। ये किसने किया? उसने कमरे को देखते इस्तफ़ार किया। जिनसे अभी आप नाराज़गी की बात कर रही थी, पर मैं अभी भी उनसे नाराज़ हूँ। वो कहती बेड पर बैठ गई तो सफ़ीर ने एसी चलाते कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वहीं उसके साथ बेड पर नीम दराज़ हुआ। वो उसे न जाने कौन कौन सी बातें बता रही थी और वो खामोशी से उसे सुन रहा था। दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। माही फरी तेज़ी से उठी थी। आराम से फरी, सफ़ीर ने माह की तबीयत के ज़ेर असर कहा जबकि माह ने उसे साथ लगाया था, जबकि फरी ने उसके गाल चूमे थे। आप ठीक है ना माही? माह ने सफ़ीर से नज़रें चुराई थी। खड़ी मत रहे, सफ़ीर शाह ने संजीदगी से माह को कहा तो वो सर हिला गई। आप आराम करो माही, हम सुबह मिलेंगे, फरी ने उसे कहा। ठीक है, माह ने कहते सफ़ीर को देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। जबकि सफ़ीर शाह आज फरी के साथ ही रहा था। वो बातें करते सो गई थी। उसने बहज़ाद को मैसेज कर दिया था। वो 3 बजे अपनी जगह से उठा और अपने कमरे में आया था। माहा को देखते उसे देखते लब भींचे जिसने एसी की स्पीड फुल के कंफर्टर तक ना लिया था ऊपर। उसने एसी बंद करते पंखा चलाया और उस पर कंफर्टर दिया। उसके बाल चेहरे से हटाए तो गहरा सांस भरा, फिर झुककर उसके माथे पर बोसा देते वापस फरी के कमरे में चला गया। हाइफा बस खामोश हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बाहर निकलने से भी बहसात ने मना किया था। वो ऑफिस नहीं जा रही थी। अब या आपके लिए कुछ आया है? हसन उसे लिफाफा थमाकर खुद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। हाफी ने वो लिफाफा खोला जिसमें से कागज़ निकला था। जैसे पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थी। वो खत था जाफरी की तरफ से था जिसमें साफ उसे मारने की धमकी दी गई थी। वो डर से यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी थी। उसमें लिखा गया था कि वो हाइफा सिकंदर की ज़िंदगी मुश्किल कर देगी, उसे इतना बदनाम कर देगी कि behzad शाह उसे देखेगा भी नहीं। वो यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। उसने behzad को कॉल्स की जो उठाई नहीं गई थी। वो चकराते सर को संभालने की कोशिश करते ज़मीन पर गिरी थी और जो होशो होश खुद से बेगाना हो गई थी। behzad शाह, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि मेरी तबाही के पीछे किसका हाथ, तो तुम गलती पर हो। वो इस वक्त अवान पाशा के सामने मौजूद था। तुम्हें मालूम है क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें मालूम हो जाए, नहीं तो सालों पहले तुम जान जाते। behzad तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसे देखता बोला। अवान पाशा भड़क उठा था। मौत से इतना डर? हाँ, मेरी मौत बेशक आ गई हो लेकिन ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा मकसद पाकिस्तान की तबाही। इससे पहले ही behzad ने उसके सीने पर बूट मारा था कि कुर्सी उलट गई थी जिससे वो बंधा था। नाम भी नहीं मेरे मुल्क का, नहीं तो ज़ुबान के इतने टुकड़े करूँगा कि तू गिनती भूल जाएगा। मैंने सुना है तेरी मनकूहा पर तू जान देता है। अवान पाशा अभी भी पास ना आया था। बिल्कुल, मेरी जान बसती है उसमें, और अगर तुझे लगता है तेरे जैसे कुत्ते बिल्ली उसको कुछ बिगाड़ सकते हैं तो कोशिश करके देख ले। जब तक behzad शाह जिंदा है तब तक मेरी मनकूहा तो दूर, मेरे किसी करीबी के नज़दीक भटक कर भी दिखा दे कोई। वो पुरअज़म था। फिर उसने ब्लेड निकाला और उसके पास आकर नीचे बैठा। अवान पाशा की आंखों में इस वक्त भी सिर्फ ताकत का नशा था। वो अपनी मौत पर भी खौफज़दा नहीं था। कलमा नहीं पढ़ोगे फिर फिरोज़ अवान? behzad शाह बोला तो अवान पाशा ने हैरत से उसे देखा। तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इतना सब जानता हूँ कि वो बातें तुम भी नहीं जानते हो। सुना है तुम्हारी बेटी कनाडा में है इस वक्त। कितने साल हो गए उससे मिले? मेरी कोई बेटी नहीं है, वो चिल्लाया था। दूसरों की माँ बहनों पर नज़र रखने वाला अपनी ही औलाद को मख्फी रखना चाहता है, उसे कुछ नहीं। behzad ने ब्लेड उसके बाजू पर फेरा था लेकिन अवान पाशा के मुंह से सिसकी तक न निकली। तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने? अवान पाशा को जब से मालूम हुआ था कि behzad शाह नामी वो शख्स इसके पीछे है, तब से वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उसने इस नामालूम शख्स का क्या बिगाड़ा है। फैज़ शाह याद है तुम्हारा दोस्त, उसकी हवस और लालच दोनों के पीछे तुम्हारा हाथ। तुम्हें लगता है मैं ये बात नहीं जानूंगा कभी? मैं उस दिन से जानता हूँ तुम्हें जब मेरे बाप को कत्ल किया गया। तुम्हारा 10वां कत्ल था वो। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों ने हिफ्ज़ कर लिया था। मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि behzad शाह, तुम्हें बदला लेना है, और देखो आज तुम किस हालत में मेरे सामने मौजूद हो। behzad ने उसके दूसरे बाजू पर भी यूं ही कट लगाया। अवान पाशा की आंखें उसके बाजू से निकलते खून की तरह सुर्ख थीं। हाँ, क्योंकि तेरी माँ ने इतनी दौलत के बाद भी मुझे मना किया। तो क्या औरत की ना इतनी भारी है तुम जैसे मर्दों पर? वो शादीशुदा थी तुम्हारे बाप के मरने के बाद। अवान पाशा ने अपनी सफाई में बोलना चाहा। तुम्हारी निगाह तो उन पर न जाने कब से थी। behzad ने अब ब्लेड उसके चेहरे पर चलाया। तुम्हें मालूम है तुम्हें कैसी मौत दूंगा मैं? अवान पाशा वहीं पड़ा उसे देखता रहा। कोई मेरा इंतकाम भी ले लेगा तुमसे। अवान पाशा दर्द की शिद्दत से लब खींचना बोला। कोशिश करके देख ले। यहाँ आज तेरे इस मोहल्ले में एक भी महल में एक भी परिंदा तक नहीं है। सारे कैमरास है कि क्या उखाड़ लिया तेरी इतनी दौलत? तू भूल गया था कि इस दौलत और ताकत से बड़ी रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है।
साथ ने हाथ से इशारा किया तो उसकी टीम के 5 लोग अंदर दाखिल हुए। वो तेज़ी से पेट्रोल फेंक रहे थे हर तरफ। ज़्यादा नहीं फेंकना, मैं चाहता हूँ कि उसकी मौत आसान ना हो। जिस्म का हर अज़ू जले तो उसे याद आए उसने औरतों के साथ क्या किया है। उसने जवान लड़के लड़कियों को किस राह पर लगाया। उसने मेरी माँ पर कैसे नज़र रखी और मेरी बहन को कैसे मरा हुआ साबित कर दिया। वो पहले दहाड़ा और फिर आहिस्तगी से बोला, फिर आग लगाते उसके सामने खड़ा हो गया। डर लग रहा है पाशा? एवान पाशा खामोश था। वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो डर गया है मौत से। तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी बेसाद शाह, वो बोला तो बस इतना। तुम जैसे गीदड़ों से डरना होता है तो आज यूँ तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बनकर ना खड़ा होता पाशा। रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे चुना, आगे भी कई बेहजाद शाह आएंगे। वो कहते उसके पास आग पहुँचते देख बाहर निकल गया। दरवाजे की दहलीज पर खड़ा होकर उसे आग में देखते वो पलट गया। कई बेहजाद शाह आएंगे पाकिस्तान की किस्मत में। वो मुस्कुरा दिया और बाहर निकल गया। अफान पाशा की मौत हो गई थी लेकिन उसके छोटे करिंदों की नहीं, जो वक्त के साथ साथ मुमकिन होना था। बेजाद शाह ने जड़ काटती थी, बाकी सब खुद ही खोखला हो जाता और इसके जैसे कई लोग थे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। मैंने अपना अहद पूरा कर दिया अम्मी, मैंने आपका और बाबा का बदला ले लिया, मैंने हर किसी का बदला ले लिया, मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। वो सजदे से सर उठाता मुतमईन था। उसने यहाँ ऐवान पाशा के बनाए अड्डों की जांच पड़ताल करनी थी और फिर वापस जाना था। सफ़ीर शाह का मैसेज मिल गया था उसे कि फ़री को वो घर ले आया है। सिकंदर साहब अजहद परेशान थे इसके लिए। उन्होंने बेज़ाद को कॉल की थी जो फ़ौरन उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जब उन्होंने आज उसका हाल दरियाफ्त ना किया तो वह खुद ही बोल पड़ा, हाइफा को हम हस्पताल लाए हैं। वो संजीदगी से बोले, क्या हुआ इन्हें? आवाज़ में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। ये आपको बेहतर मालूम होना चाहिए बरखुरदार। हमने हर कदम पर आपका साथ दिया है लेकिन इन सब में हम अपनी बेटी की ज़िंदगी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। वो कहते काल काट गए बाप थे, कैसे अपनी औलाद को दुश्मन देख सकते। उसके रोने पर तो उन्हें सब्र आ गया था लेकिन उसे यूं हस्पताल देख कर नहीं। बेसात वहाँ परेशान हो गया था, उसे यहाँ से निकलना था फ़ौरन। बाकी सब संभाल लेना तुम सब, उसने अपनी टीम के लोगों को कहा जिन्होंने तेज़ी से सर हिलाया था। वो वहाँ से फ़ौरन निकल आया था कि फ़र्ज़ के बाद अब उसके अपने लोग थे। सुबह के 5 वो घर में दाखिल हुआ था। वो अपने कमरे में गया था। फ्रेश होने के बाद वो थका हुआ था बेहद। सफ़ीर शाह को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख वो मुस्कुरा दिया। सफ़ीर शाह खामोशी से आकर उसके सीने से लग गया तो बेहज़ाद ने उसके बाल बिगाड़े। हमने अपना फ़र्ज़ भी निभा लिया और अहद भी पूरा कर लिया। बेहज़ाद ने उसे खुशखबरी सुनाई तो वो मुस्कुरा दिया। कैसे हैं सब? अपनी हाफ़ी का पूछ रहे हैं? सफ़ीर शाह शरारत से बोला तो बेहज़ाद ने उसे घूरा। माह और गुड़िया का पूछ रहा हूँ मैं। माह ठीक है, आप फ़री को आप खुद देख लें, यकीनन ये उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन सुबह होने वाली है। कितनी ही देर बातें करते रहे, फिर 8 बजे उठकर खड़े हुए। दोनों के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। बेहज़ाद ने दरवाजे का नॉब घुमाया और अंदर दाखिल होते उसके बेड पर जा बैठा। फिर आहिस्तगी से उसके बाल सहलाए। सैफ़ी? वो आंखें धीरे से खोलती बोली तो बेहज़ाद सफ़ीर शाह को देखता मुस्कुरा दिया, जिसने बेहज़ाद की तरह ही उसे सैफ़ी पुकारा था। मेरी जान। बेहज़ाद ने झुककर उसके माथे पर लब रखे तो उसने आंखें खोलते बेहज़ाद को देखा। फिर कई लम्हे देखती रही और फिर उसके गले लगते रोती और रोती रही जब तक सालों का वो वार आंसू में न बह गया। खामोश रहे मेरी जान। भाई के पास आ गई हैं आप। आपने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? आपको क्यों लगता है भाई ने अपनी जान को नहीं ढूंढा? क्योंकि अशर ने मुझे मारा। बस अब भाई के पास होना। बेसाद उसके साथ बैठता उसे हसार में ले गया तो वो कभी बेसाद के गाल चूमती, कभी उसके हाथ थाम लेती। दोनों भाई सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कुराहट दिल से थी। हाजिब से क्यों बदतमीज़ी की आपने? बेसाद ने कुछ देर बाद इस्तफ़ार किया। वो मैं आपसे और सैफ़ी से मिलना चाहती थी ना, तो उसके लिए आपने उसे हर्ट कर दिया जिसने आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। बेसाद ने संजीदगी से कहा। भाई सफ़ीर ने कुछ कहना चाहा। शाह बाद में, जाओ माहा को देखो, साथ नाश्ता करेंगे सब। ठीक है। वो उठ खड़ा हुआ। अब बताएं? बेहज़ाद ने उसे सामने बिठाते कहा। आई एम सॉरी। ये सॉरी आपको मिर्ज़ा से करनी चाहिए। मैं अब उनसे कभी नहीं मिलूंगी। वो नाक चढ़ाते बोली तो बेहज़ाद ने मुस्कुराते उसका नाक खींचा। चलें फ्रेश होकर आएँ, आपके कपड़े और सारा सामान मौजूद है यहाँ। आपको कैसे पता? मुझे मेरी गुड़िया के बारे में सब पता है। वह ज़ाद उसके बाल बिगाड़ता बाहर निकल गया। माँ जाग गई थी। तबीयत कैसी है अब? सफ़ीर शाह ने अंदर दाखिल होते इस्तफ़ार किया। ठीक हूँ, माह ने उठते कहा और फिर फ्रेश होने चली गई जबकि सफ़ीर शाह वही फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया था। माह ने फ्रेश होते कपड़े देखे और वो नया जोड़ा उठाया जो बहुत बचा था अब तक जो उसने नहीं पहना था। लाइम कलर का वो जोड़ा अपनी मिसाल आप था। भी कमीज़ के साथ ट्राउज़र्स और साथ शिफॉन का दुपट्टा फैलाए उसने बाहर आकर बाल बनाए।
शाह। वो सफ़ीशा के मुतवज्जा न होने पर उसके पास जा खड़ी हुई। ये बांधे उसने अपने बाजू के आगे किए जिसके आगे डोरियां बंधी थी और ऐसे ही डोरी सामने गले पर बंधी थी। सफ़ीशा ने भरपूर निगाह उस पर डाली जो काफ़ी दिनों बाद आज बेहतर लग रही थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके बाजू की डोरियां बांधते उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाया तो माह ने सर झुकाया। सफ़ीशा ने उसके गले की डोरी बांधी तो उसने जाना चाहा, जबकि सफ़ीशा ने बैठते उसे फिर खुद पर गिराया था। दर्द है कहीं? उसके बाजू अपनी गर्दन पर बांधते वो नरमी से इस्तफ़ार कर रहा था। माह ने सर नफ़ी में हिलाया और उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। निगाहों के तसादुम पर दिल की धड़कनें मुंतशिर हुईं तो उसने उठना चाहा, जबकि ऐसा सफ़ीशा ने होने नहीं दिया था। किसमें? वो पुरसकून अंदाज में बोला था। माह ने मुंह खोले उसे देखा। ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं कह दिया बीवी जो आपको समझ ना आए। आप तो मुझसे गुस्सा थे तो सारी ज़िंदगी मुझे यूं ही नाराज़ रखना है आपने। सफ़ीशा के कहने की देर थी कि वो करीब होते उसके लबों पर अपने लब रख चुकी थी और फिर फ़ौरन से दूर हुई थी। सफ़ीशा ने उसे खुद पर वापस झुकाया था। वो जानता था उसने कितनी मुश्किल का सामना किया है। उसका सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी उसे दर्द में देखकर। इन दोनों ने अपनी औलाद खोई थी, लेकिन महज सफ़ीशा ने वो दर्द अपने वजूद में बर्दाश्त भी किया था जिसकी सफ़ीशा कभी भी पैमाइश नहीं कर सकता था। वो माह की गर्दन से गीले बाल हटाता अब वहाँ लब रख रहा था। शाह नाश्ता, वो बिखरते सांसों के दरमियान बोली थी, जबकि सफ़ीशा ने उसके बालों को झटका देते उसे खामोश रहने का कहा था। फिर पीछे हटते उसने माह को देखा और उसकी गर्दन पर दुपट्टा अच्छे से देते उसे खड़ा गया। वो अब भी अपनी सांसों को मुंह पर लाने में कोशां थी। सफ़ीशा मुस्कुरा दिया। चलें? मैं नहीं जाऊंगी, वो अपनी हालत के पेश नज़र घबराते बोली थी, जबकि सफ़ीशा उसका हाथ थामता बाहर ले गया था, जहाँ मेज़ पर पहले ही बेज़ाद शाह के साथ फरी बैठी थी। फरी के कह के पूरे घर में गूंज रहे थे। माही फरी उसे देखते ही उठकर उसके गाल चूम गई थी, जबकि माहा तो उन बहन भाई के प्यार पर ही सटपटा गई थी। बस बस फरी, आपके भाभी प्लस दोस्त अभी आपका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सफ़ीशा ने मायने खेज़ी से कहने पर माहा के यहाँ वहाँ देखा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अब माहा? ठीक हूँ। वो सफ़ीशा के साथ बैठ के शिकायत लगा सकती हो मुझे शाह की? बेज़ाद शाह मुस्कुराते बोला तो सब मुस्कुरा दिए। वक्त आने पर आपको बताऊंगी, वो भी शरारत से बोली तो सफ़ीशा ने उसे घूरा, फिर उसकी प्लेट बनाते उसके सामने रखी और निगाहें फरी पर गई जो उन्हें शरारती निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ सैफ़ी? आप तो सैफ़ी भाई। मिर्ज़ा शाह ने तस्दीक की तो फरी ने सफ़ीर शाह को घूरा जो उसे देखता अब अबरूज खाता मुस्कुरा रहा था। फिर ये भी मुझे आप ही कहें, वो फ़ौरन से बोले थे। तुम छोटी हो मुझसे, सफ़ीर शाह फ़ौरन बोला था। ऐसे ही नोक झोंक में नाश्ता किया गया तो बेहसाद का दिल तश्कर के एहसास से भर गया। इन मनाजर के ख्वाब न जाने उसने कब से देखे थे, जो यूँ पूरे होंगे उसने सोचा नहीं था। ये इसके तवक्कुल का फल था। सैफ़ी, फ़री और माहा को आज कंपनी ले जाना कपड़े दिलवाने के लिए, और फ़री अपना स्टूडियो भी देख लेंगी। आखिर वही तो बचपन में कहा करती थी कि वो बड़े होकर फ़ैशन डिज़ाइनर बनेंगी। ठीक है, हम कब लाएंगे हाइफ़ा को? मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, माहा तेज़ी से बोली। कल। इतनी जल्दी सब कैसे होगा? वो परेशानी से बोली थी। सब हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करें। आप सब अपनी और फरी की तैयारी करें। सब सादगी से होगा। बेहज़ाद उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। माही, ये हाइफ़ा वही है ना आपकी दोस्त? जी। गुड़िया यहाँ आओ। बेहज़ाद की आवाज़ पर वो उसके पीछे भाग गई। चलेंगी मेरे साथ? कहाँ? आपकी भाभी और नई दोस्त से मिलने। क्या सच में? वो आपकी उफ़। वो खुशी से अपनी जगह से उछली थी, जबकि बेहज़ाद शाह ने उसके लिए मुस्कुराते गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। अब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगी गुड़िया? मुझे नहीं पढ़ना, वरना पढ़ना तो पड़ेगा। साथ ने संजीदगी से कहा तो वो खामोश हो गई। उसे पता था अब उसे पढ़ना ही पड़ेगा। उनके घर आए थे और अंदर दाखिल हुई तो बेहज़ाद ने उसका तारुफ सबसे करवाया। वो सिकंदर साहब को पहले ही अपने आने का फरीका बता चुका था और बाकी सबको बताने का भी कहा था। कहाँ है हाफिज़? परी ने बेताबी से पूछा तो सिकंदर साहब मुस्कुरा दिए और कमरे की तरफ इशारा किया तो वो दोनों बहन भाई के कदम उस तरफ पड़े। हेलो नई दोस्त। बेजाद का दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही फरी तेज़ी से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी, जबकि हाइफा अभी तक बिस्तर में मौजूद थी। ओहो, ये तो सोई है, फरी ने कहा था, जबकि हाइफा शोर से उठकर बैठी थी। सिकंदर साहब ने उसे बताया था बेहज़ाद की बहन का कि वो उन्हें सालों बाद मिली थी और बाकी की बातें उन्होंने कहा था कि रुखसती पर बेहज़ाद खुद बताएगा। लेकिन वो बेहज़ाद से नाराज़ थी। फरी तेज़ी से उसके गले लगी तो वो भी अच्छे से मिली। तुम बहुत प्यारी हो, फरी ने अचानक से कहा तो बेहज़ाद ने फरी को तुम कहने पर टोका, लेकिन हाइफा के खुद को ना देखने पर उसे सख्त निगाहों से घूरा।
फौरी जाएं, हसन से मिलकर आएं। थोड़ी देर बाद वो बोला तो वो जो बातों में मसरूफ़ थी सर हिलाते उठ खड़ी हुई। वो दरवाज़ा बंद करता हाइफा के पास आया। कैसी है? जवाब न था। आप चाहती हैं कि मैं अपने तरीके से पूछूं आपसे? वो सख्ती से बोला तो हाइफा ने शिकवा करती निगाहों से उसे देखा, फिर साइड वाले दराजे से वो पर्ची निकाल कर थमाई। जैसे जैसे बेहसाद पड़ रहा था माथे पर सिलवटों का इजाफा हो रहा था। उसका इंतज़ाम कर चुका हूँ मैं। क्या? वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है? कैसे? वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। बोला तो हाइफा ने फिर से उसे देखा, जबकि बेहजाद ने उसकी आंखों पर लब रखे थे। बाकी तफसील से मुलाकात कल होगी आपसे, वो कहता उठ खड़ा हुआ। अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक, और कल मेरे कमरे में मुलाकात होगी आपसे हाइफा। बेहजाद शाह वो मुड़ता उसे गहरी निगाहों के हिसार में रखता बोला तो वो सर झुका गई। फिर वो दिन भी आ गया था जिसका उन दोनों लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। वो दोनों साथ बैठे थे, दोनों के चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। हाइफा अपने बाप के गले लगते खूब रोई थी। हसन उसे जाने नहीं दे रहा था। बेसाद ने वादा किया था कि वो रोज़ आया करेगी उससे मिलने। घर आते उन सब ने खाना खाया था। सब एक दूसरे के साथ खुश थे। सफ़ीर ने बेहज़ाद की तरफ देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सफ़ीर मुतमईन हुआ। एक अरसे बाद उसे खुशियाँ नसीब हुई थी। चले हाफ़ी, उसने हाइफा को देखते झुकते उसके कान में कहा। नहीं, मैं अभी यहीं बैठूंगी। किस खुशी में? थोड़ी देर पहले तो आपको ये जोड़ा बहुत भारी लग रहा था, अब फ्रेश होना चाहती थी, अब क्या हुआ? हाँ लेकिन अब नहीं, हाइफा ने कहना चाहा। चलें, खुदा हाफिज़। बेहज़ाद ने हाइफा को अपने साथ खड़े करते कहा तो सब मतवज्जा हुए। गुड़िया आप भी जाएं कमरे में, और सैफ़ी तुम भी। ओके भाई, सब उठ गए थे। हाइफा ने आते ही चेंज किया। अब वो बेहज़ाद के इंतज़ार में बैठी थी। बेहज़ाद ने उसे यूं खुद के इंतज़ार में बैठे देख मुस्कुराते देखा, फिर उसके साथ आ बैठा। अब ठीक है आपका कमरा, या कुछ तब्दीलियाँ चाहती हैं आप? पिछली बार की हाइफा की बताई सारी चीज़ों को उसने उसके मुताबिक कर दिया था। ठीक है, वो हाथ आपस में रगड़ते बोले। और कमरे का मालिक वो तो मैं हूँ अब, और मैं तो परफेक्ट हूँ। बिल्कुल आप परफेक्ट हैं, बेहज़ाद ने उसे खुद पर झुकाते कहा था। बेहज़ाद दादू से साथ लगाता सब बताता चला गया, और वो खामोशी से सुनती रही। फिर उसके गले में वो खूबसूरत चेन पहनाई तो वो मुस्कुरा दी। आपने जितनी गलतियाँ की हैं उनकी सज़ा का वक्त आ गया है जाना, वो भारी गमगीन आवाज़ में बोला था। मैं नाराज़ हूँ आपसे, आपकी नाराज़गी का भी कुछ करेंगे जाना, वो कहता उसकी सांसों में खुद की सांसें उलझा चुका था। 1 साल बाद आप यहाँ कर क्या कर रहे हैं? हाइफा 2 दिन पहले सिकंदर साहब के इसरार पर रहने आई थी, और इस वक्त बेहज़ाद उसके कमरे में मौजूद था। क्यों? बीवी के पास शोहर क्या करने आता है? बेहज़ाद ने उसके साथ जगह बनाते लेटते कहा। जाएं प्लीज़, सब क्या समझेंगे? जब तक मैं यहाँ हूँ ये अल्फाज दोबारा ना सुनो। बेहज़ाद ने उसके कमर में हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींचा। क्या मसला है? क्यों नहीं जॉब छोड़ रही अपनी? सिकंदर साहब चाहते थे कि हाइफा अब ऑफिस ना जाए, और बेहज़ाद भी यही चाहता था, क्योंकि वो दोबारा काम के दबाव की वजह से बेहोश हो चुकी थी। मैं क्यों छोड़ूं आपके कहने पर? क्या ये काफ़ी नहीं कि आपका शोहर ऐसा कह रहा है? बेहज़ाद ने उसके निचले लब पर उंगली फेरते कहा। आपको बुखार था? हैफा ने तेज़ी से कहा। जी, और मेरी बीवी तीमारदारी के लिए भी नहीं आई। वो मसनूई अफसोस से बोला। अब कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? वो बोझे लहजे में बोला। बिल्कुल ठीक लग रहे हैं अब तो। ये आपकी ज़रा सी कुर्बत का असर है हाफ़ी, वरना बंदा बशर सुबह से दुखते सर के साथ काम कर रहा है। तो छुट्टी कर लेते। अब कैसा दर्द है? दबा दें, अच्छा हो जाऊंगा। चाय पियेंगी? नहीं, इस वक्त आप चाहिए बस मुझे। बेहज़ाद ने कहते सर उसके गोद में रखा जो उठकर बैठ गई थी। हाइफा ने उसका सर दबाना शुरू किया, और साथ कुछ पढ़कर फूंकना भी। चेन कहाँ है आपकी? वो बरहमी से बोला। उतार कर रखी है। वो चेन बेहज़ाद ने उसे तोहफे में दी थी। क्यों? गुम हो जाएगी। हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, और दोबारा मैं उतरा ना देखूं उसे। बेहज़ाद ने उसकी गर्दन पर लकीरें खींचते कहा। क्या जादू कर रही हैं मुझ पर? तौबा करे शाह। वैसे आपको करने की भी ज़रूरत नहीं, ये गुलाम पहले ही आपका है। बेहज़ाद ने उसके हाथ चूमते कहा। खामोश रहें, वो टपती बोली, और साथ पढ़कर उस पर फूंकने लगी कि थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में जा चुका था। सुबह उठते वो नाश्ता करते घर चले गए थे। हाइफा ने जॉब छोड़ दी थी, अब वो बेहज़ाद के साथ ही कंपनी जाया करती थी, लेकिन कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी से बेहद खुश थी, क्योंकि बेहज़ाद शाह ने उसे बाहर की सर्द हवा तक न लगने दी थी। भाई हमारे घर में कब बच्चे आएंगे? सफ़ीर शाह ने सामने मौजूद हाइफा को देखकर इस्तफ़ार किया। ये तुम अपनी बीवी से पूछो, आपसे पहले नहीं भाई। वह शरारत पर आमादा था। हाफ़ी बच्ची है अभी, कंपनी के लोगों का जीना हराम किया हुआ है इसने। आप भी तो बस उसी के सामने दबते हैं। बकवास नहीं, बेहज़ाद बोला तो सफ़ीर शाह ने दांत दिखाए।
भाई शाह मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर जा रहे। महा ने आकर behzad को बताया तो हाइफा ने महा को आंख मारी क्योंकि उसी ने उसे सफ़ीर की शिकायत behzad को लगाने को कहा था। सैफ़ी, भाई ये आपकी बीवी के कारनामे हैं, मेरी बीवी को खिलाफ कर रही है मेरे। सफ़ीर ने हाइफा को घूरा तो जो नाखून पर फूंक मार रही थी। हाफी, मैंने क्या किया? हाइफा अनजान बन गई। सैफ़ी, शाम को लेकर जाओ महा को। भाई मैंने शाम का ही कहा था, अभी धूप है, लेकिन आपकी बीवी को हजम नहीं हुआ। घर में सबसे ज़्यादा नोकझोंक सफ़ीर और हाइफा की चलती थी। मेरी दोस्त को इल्ज़ाम नहीं दे बार बार। महा ने हाइफा की साइड ली थी जबकि हाइफा मुस्कुरा दी थी। गुड़िया को बुला लें कुछ दिन के लिए, सैफ़ी ने कहा। नहीं, उसके इम्तिहान है। हाजिम पहले ही इसकी वजह से काफ़ी परेशान है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता आपने उसे हाजिब को सौंप दिया है, सफ़ीर शाह ने मसनूई नाराज़गी से कहा। सैफ़ी, तुम्हारी गुड़िया को हासिब मिर्ज़ा के अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता, और भूलो मत फरी की रजामंदी पर हुआ है सब। सफ़ीर शाह सर हिला गया क्योंकि हासिब मिर्ज़ा के लिए फ़रा शाह की पसंद से वो अच्छे से वाकिफ़ था। चले शाह। माँ ने आंखों में शरारत या सफ़ीर शाह को कुछ देर बाद पूछा तो वो उसे घूरता उठ खड़ा हुआ। वो कमरे में आए तो माँ तैयार खड़ी थी। भाई को क्यों बताया आपने? सफ़ीर शाह ने उसके पीछे खड़े होते आईने में उसे देखते पूछा। आपने क्यों मुझे मना किया था? वो गड़बड़ाते बोले थे। मना नहीं किया था, बीवी शाम में जाने का बोला था। सफ़ीर शाह ने थोड़ी उसके कंधे पर रखते कहा। भाई का भी कोई प्लान नहीं है? किस चीज़ का? बेबी का? तो ये कि मेरा पूरा प्लान है शाह। मैं संजीदा हूँ महा, सफ़ीर शाह बोला तो महा सर झुका गई। सफ़ी शाह ने उसका रुख खुद की तरफ मोड़ते उसके माथे पे बोसा दिया। डर रही हैं? थोड़ा सा। कुछ नहीं होगा, चलें वापस आकर हमें बेबी लाने की तैयारी भी करनी है, वो बोला तो वहाँ से घूरती बाहर निकल गई जबकि सफ़ी शाह मुस्कुरा दिया। वो कमरे में बैठी रो रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। फरी फरी, लेकिन उसने जवाब ना दिया। हाजिब उसके आगे फैली किताबों को देखते मामला कुछ हद तक समझ गया था। क्या मसला है? हाजिब ने उसके सामने बैठते पूछा, जो ज़ोरों शोर से रोने को तैयार थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे कहा था मुझे नहीं पढ़ना, वो नाक चढ़ाते बोले तो हाजिब ने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। जाएं खाना गर्म करें, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आपको। नहीं, आप फिर पढ़ाते नहीं हैं। और हाजिब ने उसके लबों को चूमा और उठ खड़ा हुआ। फ़ौरन जाएं, वो बोला तो फरी फ़ौरन से उठती भाग गई। फिर खाने के बाद हाजिब ने उसे साथ बिठाते सारे सवाल समझाए थे। वो अपना सारा वज़न हाजिब पर छोड़े, सवाल के बजाय हाजिब को देख रही थी। हाजिब ने उसे देखते घूरा था लेकिन उसे फ़र्क ना पड़ा था। आप मुझे इतने प्यारे क्यों लगते हैं हाजिब? कई बार पूछा जाने वाला जुमला दोहराया गया तो हाजिब मुस्कुरा दिया। तैयारी पूरी नहीं हुई अभी आपकी। हाजिब ने गहरी सांस भरते उसकी किताबें समेटी क्योंकि अब वो हरगिज़ पढ़ने वाली ना थी। आप मुझे रिश्वत देकर पास करवा देना, वो शरारत से बोली तो हाजिब उसे घूरता लेट गया। वो हाजिब के सीने पर हाथ रखती, उस पर अपना चेहरा टिकाती मुसलसल उसे देख रही थी। अम्मी कब आएंगी हाजिब? मुझे वो याद आ रही है, सकीना बेगम किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गई थी। आ जाएंगी, हाजिब ने कहते उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधे। उफ, मेरा पेपर, वो हाजिब के खमारलुद आंखों को देखती फ़ौरन से बोली थी जबकि हाजिब ने उस पर हिसार मज़ीद तंग किया था। अभी मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो बोली थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसका लम्स गर्दन पर महसूस करते खिलखिलाई थी। हाजिब मुझे गुदगुदी होती है। हाजिब ने उसका सर तकिए पर रखते उसकी आंखों में देखा तो वो आंखें झुका गई। आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपको प्यारा लगता हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे कैसे लगते हैं, लेकिन अल्फाज से नहीं, अमल करके। हाजिब ने उसके चेहरे पर लब रखना शुरू किया और फिर उसके हाथ थाम गया। कमरे में मायने खींची खामोशी का राज था, लेकिन वो हाजिब मिर्ज़ा को पाकर बेहद खुश थी, जिसका इकरार वो वक्तन फ़क्तन करती रहती थी जबकि हाजिब महज मुस्कुरा देता था। दुआ के लिए हाथ उठाते ही तुम्हारा नाम लबों से अदा हो जाए, यही है इश्क, इश्क जाना। कोई नाम तुम्हारे बाद मेरे लबों पे न ठहरे, यही है इश्क, इश्क जाना। दिल की मंजमत खामोशी पर सिर्फ तुम्हारे नाम की दस्तक हो, यही इश्क, यही है इश्क जाना। रक़्स महफिल में भी ध्यान भटक कर तुम्हारी सोचों में उलझ जाए, यही है इश्क, इश्क जाना। दिल पर लगाए हज़ार पहरे तुम्हारी पुकार पर टूट जाएं, इश्क, यही है इश्क जाना। तुम्हें भूलने की मेरी हर सही अब बस जाए, इश्क, यही है इश्क जाना। शेर व शायरी से शुगफ ना होते भी तुम पर गज़लें लिखती जाएं, इश्क, यही है इश्क जाना। सरहाने पर सर रख के अनगिनत ख़यालात में तुम हो, इश्क, यही है इश्क जाना। रात के आखिरी पहर लबों पर रब के सामने बस तेरा नाम हो, इश्क, यही है इश्क जाना।